जरा सोचिए, अगर कल सुबह केंद्र सरकार चाहे तो वो किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा और उसका पूरा वजूद ही मिटा सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस राज्य की चुनी हुई सरकार इसे रोकने के लिए कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। हम सब बचपन से भारत का जो राजनीतिक नक्शा देखते आए हैं, उसकी उन मोटी काली रेखाओं को हम एकदम स्थायी मान लेते हैं। हाँ, एकदम पक्का मान लेते हैं, लेकिन असल में वो नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही कहा। द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में आज हम ठीक इसी विषय की तह तक जाएंगे। हमारे सामने मौजूद दस्तावेज और नोट्स इस बात का पर्दाफाश करते हैं कि भारत का ये पूरा संवैधानिक ढांचा कैसे काम करता है। मतलब नए राज्य कैसे बनते हैं और इस पूरे खेल में केंद्र के पास कितनी असीमित शक्तियां हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस ढांचे की बुनियाद को समझने के लिए हमें उस नजरिए को देखना होगा जिससे संविधान निर्माताओं ने इस देश को गढ़ा था। हाँ, जब हम द इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन यानी एक अटूट संघ और इंडिया दैट इज भारत की बात करते, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा कानूनी सिद्धांत काम कर रहा है, राइट? बिल्कुल। नोट्स में एक बहुत स्पष्ट तुलना दी गई है जो अमेरिकी फेडरेशन और भारतीय यूनियन के बीच के बुनियादी फर्क को समझाती है। और ये फर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अक्सर फेडरेशन और यूनियन शब्दों का इस्तेमाल मतलब एक ही अर्थ में कर देते हैं। हाँ, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक अमेरिका का निर्माण एक समझौते से हुआ था। अलग अलग राज्य एक साथ आए, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तय किया कि वो मिलकर एक देश बनाएंगे। यही कारण है कि वहां राज्यों के पास बहुत अधिक स्वायत्तता है। हाँ, स्वायत्तता तो है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी बहुत बड़ी थी। सही बात है। अमेरिका को ये साबित करने के लिए कि उनका वो संघ अटूट है, एक भयानक गृह युद्ध से गुजरना पड़ा था। ओहो, वो सिविल वॉर वाली बात। हाँ, जब दक्षिणी राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर अलग होने की कोशिश की तो एक खूनी सिविल वॉर हुआ। इसके विपरीत भारत के मामले में ऐसा कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का रुख इस पर बिल्कुल साफ था। उनका कहना था कि हमारा फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि ये अटूट है। एकदम सही। किसी भी भारतीय राज्य के पास देश से अलग होने का, जिसे हम सेसेशन कहते हैं, वो अधिकार एकदम शून्य है। इस कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से देखता हूँ, जैसे अमेरिका का फेडरेशन एक जॉइंट फैमिली की तरह है। जहां अलग अलग परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहने का फैसला करते हैं। हाँ, और एक नियम के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते हैं। लेकिन भारतीय यूनियन एक बायोलॉजिकल फैमिली की तरह है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब आप अपने जैविक परिवार से इस्तीफा देकर अलग नहीं हो सकते, आप पैदा ही उस परिवार के हिस्से के रूप में हुए हैं। ये तुलना स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देती है। भारत में राज्य संघ का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई अग्रीमेंट किया है। तो फिर क्यों हैं? वो बस इसलिए है क्योंकि वो भारत नाम के इस बड़े भौगोलिक सत्य का एक हिस्सा मात्र हैं। समझ गया। अब अगर राज्य अलग नहीं हो सकते तो इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कानूनी भाषा में कैसे परिभाषित किया जाए? यहीं पर शक्तियों के बंटवारे का एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल सामने आता है, जिसे हमारे दस्तावेजों में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जरिए समझाया गया है। मतलब एक के अंदर एक बने 2 चक्र? बिल्कुल। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा गोला है और उसके ठीक बीच में एक छोटा गोला। जो बाहर वाला बड़ा घेरा है उसे टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत का क्षेत्र कहा गया है। तो ये हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता का पूरा दायरा है। भारत का झंडा जहां तक फहराता है वो सब कुछ इसी बड़े घेरे में आता है। हाँ, इसमें हमारे राज्य तो हैं ही, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, अंडमान, लक्षद्वीप भी इसी का हिस्सा हैं। अगर भविष्य में भारत कोई नया क्षेत्र अपने अधीन करता है तो वो भी इसी बड़े चक्र में जुड़ेगा। राइट। लेकिन जो अंदर वाला छोटा चक्र है, जिसे यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ कहते हैं, वो बहुत एक्सक्लूसिव है। इसमें कड़ाई से केवल और केवल वे राज्य शामिल हैं जो केंद्र सरकार के साथ संघीय शक्तियों को साझा करते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। हाँ, यहीं पर मुझे वो आहा मोमेंट महसूस हुआ। आम बोलचाल में हम कह देते हैं कि हम पूरे भारत में कहीं भी रहते हों, बात एक ही है। लेकिन संविधान की नजरों में शक्तियों का बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि कोई हिस्सा यूनियन के अंदर आता है या सिर्फ टेरिटरी में। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र उस अंदर वाले चक्र का हिस्सा है, इसलिए उनके पास अपनी चुनी हुई सरकार और संघीय शक्तियां हैं। एकदम सही। लेकिन चंडीगढ़ या लक्षद्वीप सिर्फ बाहर वाले चक्र का हिस्सा हैं, इसलिए उन पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है।
चूंकि यूनियन वाले चक्कर में राज्यों के पास अपनी शक्तियां और अपनी विधानसभाएं होती हैं, तो क्या उनके पास अपने स्वयं के भौगोलिक अस्तित्व को बचाने की कोई शक्ति है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत में राज्य सच में स्वायत्त हैं? संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 इसका जो जवाब देते हैं उसे नोट्स में केंद्र की स्वेच्छा या द स्वीट विल ऑफ द सेंटर कहा गया है। मतलब ये हिस्सा पढ़ते हुए अक्सर लोगों को लगता है कि राज्यों के पास शायद कोई वीटो पावर होगी। हाँ, मुझे भी लगा था, लेकिन असलियत तो एकदम उलट है। संसद के पास शक्तियों का एक पूरा टूल किट मौजूद है। बिल्कुल, वो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसकी सीमाएं बदल सकते हैं। और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकते हैं। मतलब जिस राज्य को हम अपनी पहचान मानते हैं, उसका पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ संसद के लचीलेपन और केंद्र की इच्छा पर टिका हुआ है। हाँ, अमेरिका में आप किसी राज्य की सीमा को उसकी सहमति के बिना छू भी नहीं सकते। और भारत में? भारत में केंद्र जब चाहे एक राज्य के 2 टुकड़े कर सकता है या 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकता है। राज्य की सहमति यहाँ कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जमीन पर इस असीमित शक्ति का इस्तेमाल होता कैसे है? एक लेजिस्लेटिव पाथवे है जिसके बारे में हमारे सोर्स मटेरियल में विस्तार से बताया गया है। हाँ, ये 5 चरणों की एक प्रक्रिया है। शुरुआत होती है राष्ट्रपति की हरी झंडी से। बिना उनकी सिफारिश के किसी भी राज्य की सीमा या नाम बदलने वाला बिल संसद में पेश ही नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद आता है दूसरा चरण, जिसे स्टेट रेफरेंस कहते हैं। मतलब बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा जाता है। इसके लिए एक तय सीमा दी जाती है। सुनने में तो ये बहुत ही लोकतांत्रिक लगता है कि आप उस राज्य से पूछ रहे हैं जिसे आप बांटने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो बाईपास लूप्स आते हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर रख देते हैं। बिल्कुल। पहला लूप ये है कि अगर राज्य विधानसभा ने उस तय समय सीमा के भीतर अपनी राय नहीं दी तो राष्ट्रपति चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं या फिर उस बिल को वैसे ही संसद में पेश किया जा सकता है। समय खत्म, आपकी राय का मौका भी खत्म। और दूसरा लूप इससे भी बड़ा है। मान लीजिए राज्य ने समय पर अपनी राय दे दी, उस विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया कि हमें ये विभाजन बिल्कुल मंजूर नहीं है। तब भी संसद पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो राज्य के विचारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है या उसके बिल्कुल उलट काम कर सकती है। हाँ, संसद पर राज्य की राय मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे माता पिता रात के खाने के लिए बच्चे से उसकी पसंद पूछते तो हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ और मांगे तो भी वो वही पकाते हैं जो उन्होंने पहले से तय कर रखा होता है। अरे हाँ, ये एनालॉजी प्रक्रिया के उस एकतरफा स्वरूप को बहुत अच्छे से पकड़ती है। और इस औपचारिकता के बाद आता है संसदीय वोट। इतने बड़े बदलाव के लिए, मतलब किसी राज्य का नक्शा हमेशा के लिए बदल देने के लिए संसद में किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। सही कहा, ये केवल एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। संविधान के कई छोटे छोटे संशोधनों के लिए 2/3 बहुमत और न जाने क्या क्या चाहिए होता है। और यहाँ एक पूरे राज्य का वजूद मिटाने या उसे बांटने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत काफी है। मतलब सदन में उस दिन जितने सांसद मौजूद हैं, उनमें से आधे से एक ज्यादा ने हाथ खड़ा कर दिया तो नया राज्य बन जाएगा। हाँ, और आखिरी चरण ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र के हाथ में कोई रुकावट ना आए। वो कैसे? अगर संसद में उस बिल पर बहस के दौरान कोई नया संशोधन होता है तो उस संशोधित बिल को दोबारा राज्य की विधानसभा के पास राय के लिए भेजने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक बार बिल संसद में आ गया तो फिर उसका पूरा नियंत्रण केंद्र के पास ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर प्रक्रिया इतनी ही आसान है और संसद सिर्फ साधारण बहुमत से किसी भी राज्य को बांट सकती है, तो फिर हर मांग को मान क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि यहाँ विखंडन की दुविधा या द फ्रैगमेंटेशन डिलेमा सामने आती है। हाँ, मांगों की कोई कमी तो है नहीं। तेलंगाना की मांग दशकों तक चली, महाराष्ट्र में विदर्भ, असम में बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड और कर्नाटक में कोडागू। इसके अलावा दिल्ली या पौंडीचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग तो हम रोज ही समाचारों में सुनते हैं। तो केंद्र हर मांग के आगे झुक क्यों नहीं जाता? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि केंद्र सरकार सिर्फ एक साधारण बहुमत वाली संस्था नहीं है, उसे पूरे देश का गवर्नेंस देखना होता है। सिस्टम के बोझ वाली बात। हाँ, हर मांग को पूरा करने के साथ सिस्टम पर जो बोझ पड़ता है वो बहुत भारी होता है। बिल्कुल, और सबसे पहला झटका अर्थव्यवस्था को लगता है। लोगों की भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन क्या वो नया छोटा राज्य आर्थिक रूप से अपना खर्चा खुद उठा पाएगा?
सही बात है, कई स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं अपने दम पर सरवाइव करने लायक नहीं होती। उनके पास राजस्व का कोई ठोस मॉडल नहीं होता। सिर्फ राजस्व ही नहीं, प्रशासनिक पूंजीगत लागत भी आसमान छूने लगती है। आप जब नया राज्य बनाते हैं तो आपको एक नया सचिवालय बनाना पड़ता है, एक नया उच्च न्यायालय स्थापित करना पड़ता है, पुलिस मुख्यालय और तमाम नए निदेशालय बनाने पड़ते हैं। ये हजारों करोड़ रुपए का ऐसा खर्च है जो विकास कार्यों से काटकर प्रशासन के बुनियादी ढांचे में लगाना पड़ता है। एक आम धारणा ये भी है कि राज्य जितना छोटा होगा वहाँ प्रशासन उतना ही चुस्त और कुशल होगा। लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि छोटे आकार का मतलब हमेशा कार्यकुशलता नहीं होता। हाँ, उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों का उदाहरण दिया गया है जहाँ जिलों की कुल संख्या से ज्यादा तो कैबिनेट मंत्री हैं। बाप रे, प्रशासन के नाम पर सिर्फ एक राजनीतिक वर्ग का आकार बढ़ता है, जनता को मिलने वाली सुविधाएं नहीं। और इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा मैक्रो खतरा है, व्यापक राष्ट्रीय एकता का। केंद्र सरकार को हमेशा ये डर रहता है कि अगर उन्होंने किसी एक क्षेत्र की दबाव की रणनीति के आगे घुटने टेक दिए तो एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा, जहां एक ईंट गिरने से पूरी दीवार दरकने लगती है। हर जगह से जातीय या भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांगें हिंसक रूप ले सकती हैं। ये डर वाजिब है, लेकिन इसके बावजूद भारत में नए राज्य बने हैं। हाँ, अगर हम थ्योरी से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत को देखें तो हमारे पास नवंबर 2000 का क्लास है। साल 2000 में 3 नए राज्य बने, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन तीनों का निर्माण हमें बताता है कि जब केंद्र वास्तव में किसी राज्य को बांटने का फैसला करता है तो उसके पीछे के तर्क क्या होते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सब सिर्फ आर्थिक और प्रशासनिक कारणों से हुआ या इसमें कोई बड़ी राजनीतिक मजबूरी भी थी? इन तीनों केस स्टडीज में हर राज्य की अपनी एक अलग कहानी और अलग मजबूरी थी। अगर हम उत्तरांचल की बात करें, जिसे अब हम उत्तराखंड कहते हैं, उसे उत्तर प्रदेश के 11 पहाड़ी जिलों को काटकर बनाया गया। वहां मुख्य मुद्दा भौगोलिक भिन्नता का था। बिल्कुल, पहाड़ की जरूरतें और वहां का जीवन मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग होता है। लखनऊ जैसी राजधानी से वो पहाड़ी इलाके बहुत दूर थे, जिसके कारण वहां भयंकर अल्प विकास था। लेकिन क्या ये राज्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य था? नोट्स के अनुसार पर्यटन, बागवानी, पनबिजली परियोजनाएं और आत्मनिर्भर सिंचाई के दम पर ये मॉडल टिकाऊ माना गया। और ये भी ध्यान रखना होगा कि उस समय अविभाजित उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी अधिक हो चुकी थी कि उसे एक ही केंद्र से संभालना प्रशासनिक रूप से लगभग असंभव होता जा रहा था। इसके बाद दूसरा उदाहरण झारखंड का है, जो बिहार के 18 जिलों से अलग होकर बना। वहां का मुख्य कारण सांस्कृतिक उपेक्षा और आर्थिक पिछड़ापन था। झारखंड का केस मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। हाँ, वो क्षेत्र खनिज संसाधनों से भरा पड़ा था। ऐतिहासिक रूप से उसने पूरे देश और विशेषकर बिहार के लिए भारी राजस्व उत्पन्न किया। तो फिर वो इलाका इतना पिछड़ा क्यों रहा? इसका कारण ये था कि संसाधन तो वहां से निकाले जाते थे, लेकिन उस पैसे का स्थानीय स्तर पर पुनर्निवेश बहुत कम होता था। मतलब विकास का सारा पैसा राजधानी पटना और उत्तरी बिहार में खर्च हो जाता था। हाँ, स्थानीय आदिवासियों को लगता था कि बाहरी लोग उनके ही संसाधनों से उनका शोषण कर रहे हैं। इसी शोषण को रोकने और आर्थिक नियंत्रण स्थानीय हाथों में देने के लिए झारखंड का निर्माण जरूरी हो गया था। और तीसरा राज्य था छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से बना। मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहलाने के बावजूद वो इलाका विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया था। वहां भी स्थानीय उपेक्षा की भावना बहुत गहरी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में भी प्रचुर खनिज संसाधनों ने राज्य की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर दी थी। और जैसा कि मध्य प्रदेश के साथ था, वो विभाजन से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इतने विशाल भूगोल को एक मुख्यमंत्री और एक राजधानी से नियंत्रित करना व्यवहारिक नहीं था। इन तीनों राज्यों के निर्माण को देखकर एक बात स्पष्ट होती है कि नए राज्य केवल भावनाओं पर नहीं बनाए जाते, उनके पीछे ठोस आर्थिक आधार और प्रशासनिक आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन क्या ये फैसला सिर्फ अर्थशास्त्र और प्रशासन तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है, जिसे फेडरल स्टेबिलिटी के साथ मांगों को संतुलित करना कहा जाता है। ये संतुलन एक पेंडुलम की तरह है, जो लगातार दो विपरीत ध्रुवों के बीच झूल रहा है। एक तरफ हम देखते हैं लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण। एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में सरकार का ये कर्तव्य है कि वो लोगों की वैध क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सुने और उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करें। हाँ, अगर किसी क्षेत्र के लोग दशकों से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो उनकी मांग को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। और पेंडुलम की दूसरी तरफ वही डोमिनो इफेक्ट का डर है जिसके बारे में हमने अभी बात की।
केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि एक राज्य को अनुमति देने से पूरे देश में अस्थिरता का माहौल ना बन जाए। लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो इस पेंडुलम की गति को जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है गठबंधन शासन का दौर। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जब केंद्र में किसी एक पार्टी का पूर्ण बहुमत होता है तो संसद का वो साधारण बहुमत जुटाना बहुत आसान होता है। तब केंद्र की स्वेच्छा बिना किसी रुकावट के काम करती है। लेकिन जब सरकार खुद गठबंधन के भरोसे चल रही हो, कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर टिकी हो, तो स्थिति एकदम बदल जाती है। गठबंधन की राजनीति ने केंद्रीय संसद की उस असीमित शक्ति को बहुत जटिल बना दिया है। ऐसे दौर में किसी नए राज्य का निर्माण सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रह जाता, बल्कि वो गठबंधन के सहयोगियों को खुश रखने और सरकार बचाने का एक टूल बन जाता है। साधारण बहुमत जुटाना भी राजनीतिक रूप से एवरेस्ट चढ़ने के बराबर हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारत का ये नक्शा, जो हमें इतना ठोस और अपरिवर्तनीय लगता है, वो असल में संसद की शक्ति, जमीनी स्तर पर लोगों की आकांक्षाओं और प्रशासनिक व्यवहार्यता और राजनीतिक गठबंधनों के बीच झूलता हुआ एक निरंतर गतिशील कैनवस है। भारत बेशक एक अटूट संघ है, लेकिन इसके भीतर की जो रेखाएं हैं वो हमेशा से परिवर्तनशील रही हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि नक्शे की रेखाएं सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, बल्कि वो संसाधनों, सत्ता और लोगों के भविष्य का भी बंटवारा करती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। हमारे सोर्स मटेरियल ने एक ऐसा सवाल उठाया है जो हमें नए राज्यों के पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हमने साल 2000 में बने उन 3 राज्यों की बात की। आज 2 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। जरा सोचिए, क्या 1 या 2 दशक बाद उन राज्यों के लोगों की आकांक्षाएं वास्तव में पूरी हुई हैं? यदि नया राज्य बनाना महज संसद द्वारा खींची गई एक प्रशासनिक रेखा है, तो क्या सिर्फ नक्शा बदल देने से, एक नई विधानसभा और एक नया सचिवालय बना देने से जमीनी स्तर पर जनता की मूल शिकायतें दूर हो जाती हैं? क्या महज सीमाएं बदल देने से गरीबी, विकास का अभाव या सांस्कृतिक उपेक्षा का अंत हो जाता है? या फिर क्या हम अनजाने में सिर्फ अपनी पुरानी समस्याओं को एक नए छोटे भूगोल में शिफ्ट कर देते हैं? क्या नया राज्य बनने के बाद भी सत्ता का एक नया एलीट वर्ग खड़ा नहीं हो जाता, जो पहले की ही तरह आम जनता का शोषण करता है? ये बहुत ही चुभने वाले सवाल हैं। अगली बार जब आप भारत के नक्शे को देखें और उन राज्यों की सीमाओं पर गौर करें तो सोचिएगा कि क्या वो लकीरें सच में वहां रहने वाले लोगों की किस्मत बदल पाती हैं या वो सिर्फ एक राजनीतिक पहेली का हिस्सा हैं। बहुत खूब। इसी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। गहराई से सोचने और समझने के लिए आपका धन्यवाद।